बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में का ये दूसरा पार्ट है। लास्ट वीडियो में हम लोग 31 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 31 के आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक, तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है बोर ऑर्बिट से ही कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो बराबर होता है किसके, NH/2π के। ठीक, तो अगर मैं 2π लेफ्ट साइड में ले जाऊँ और mv राइट साइड में ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, 2πr इक्वल टू NH/mv। ठीक है, तो 2πr किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस के, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। और H/mv किसके बराबर है, होता है वेवलेंथ के। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस किसके बराबर हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ऑर्बिट है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो वेव, उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव होगी, उसके सभी वेव को अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, सारी वेवलेंथ्स को ऐड कर देंगे तो अब तो सबका सम किसके बराबर आएगा, सरकमफ्रेंस के। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ एज द बार्मर ट्रांजिशन फॉर n=4 to n=T2 इन हीलियम स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो वेवलेंथ सेम होगा, यानी कि वेव नंबर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लिखना है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, और यही चीज़ अगर हीलियम के लिए लिखेंगे, ठीक है, अगर आप हीलियम प्लस के लिए लिखेंगे जो कि कंडीशन दे रखा है, तो हो जाएगा R इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू R इंटू Z का स्क्वायर। Z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, R इंटू 4, 1/4 माइनस 1/16। तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई 1/1 माइनस 1/4। ठीक है, तो जो ऊपर वाली क्वांटिटी है, जो पहला वाला है, इसको दूसरे वाले के बराबर कर देते हैं। तो R इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर इक्वल टू R इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ मैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। क्लियर? तो एक बार मैंने हाइड्रोजन के लिए लिख लिया, एक बार मैंने हीलियम के लिए लिख लिया, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने पे N1 की जगह पे आया जो N1 लिख दिया, N2 की जगह पे जो आया वो N2 में लिख दिया। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है 2.34, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम प्लस टू हीलियम 2 प्लस इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द हाइड्रोजन एटम इज दिस। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, तो हीलियम प्लस एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। ठीक है, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का हमको फार्मूला पता है। क्या पता है, 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर अगर आप जूल में रखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू Z²। ठीक है, तो रख देते हैं, अगर जूल में निकालना है, मान लीजिए यहाँ जूल में दे रखा है तो मैं जूल में निकाल देता हूँ। तो 2.18 इंटू 2⁻18 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, जूल। तो ये कितना हो जाएगा, 4 आएगा, 4 8 जा 32। ठीक है, 4 1 जा 4 प्लस 3
7 और 4 2 जा 8, 4.72 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इफ द डायमीटर ऑफ द कार्बन एटम, इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, दिख नहीं रहा है वो, 1 मिनट में देख लेता हूँ उसको। 0.15 है, ठीक है, तो वो कितना है 0.15 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच कैन बी प्लेस साइड बाई साइड इन स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द लेंथ ऑफ स्केल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, मतलब कि अगर मैं कार्बन एटम को ऐसे साइड बाई साइड रखूँ, ऐसे साइड बाई साइड रखूँ, इस तरीके से रखता जाऊँ, तो 20 सेंटीमीटर लेंथ में मैं कितने कार्बन एटम रख पाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा है कि 0.15 इंटू 10⁻⁻9 या -7 सेंटीमीटर में आप कितना बॉल रख पा रहे हैं, एक ना, जाहिर सी बात है पूरा डायमीटर ना, इतने लेंथ में एक बॉल आएगा, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 1/0.15 इंटू 10⁻⁻7, तो 20 सेंटीमीटर में क्या होगा 1/0.15 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 20। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है 2 इंटू 10⁸ एटम्स ऑफ कार्बन एटम आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इफ द लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी मैंने क्वेश्चन किया कि साइड बाय साइड हम लोग कार्बन एटम रख रहे हैं ना, और कितने कार्बन एटम रख रहे हैं 2 इंटू 10⁸। ठीक है, तो अब जितने आप एटम रखेंगे, ठीक है, सबके डायमीटर का सम किसके बराबर आना चाहिए 2.4 के। तो इसको हम लोग इतने एटम हैं और डायमीटर में मान लेता हूँ कितना है मेरे पास 2r। ठीक है, और ये बराबर होगा किसके 2.4 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁸। ठीक, ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻8 या 8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायमीटर जो है वो आपको कितना दे रखा है 2.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.3 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना, तो पिकोमीटर में कन्वर्ट करना यानी कि 10⁻⁻12 में कन्वर्ट करना होगा। 10⁻12 में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 130 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो यानी कि 130 पिकोमीटर। ठीक, बी पार्ट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ जिंक एटम्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड लेंथ वाइज। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो डायमीटर यहाँ पे कितना दे रखा है 2.6 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में -10, सेंटीमीटर में -8, तो 2.6 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर में कितना एटम आ रहा है, एक एटम। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा 1/2.6 इंटू 10⁻⁻8
और कितना दे रखा है 1.6 सेंटीमीटर में कितना आएगा 1/2.6 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 ऐसा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा इसके आगे। वेरी गुड। थर्ड, अ सर्टेन पार्टिकल कैरीज 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम स्टैटिक चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज, जब भी किसी के ऊपर चार्ज होगा तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के, यानी कि n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल चार्ज आपको कितना दे रखा है, टोटल चार्ज आपको दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है in Millikan's experiment static charge on oil drop has been obtained by shining rays। ठीक है, इसको आप एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट में दे रखा है, उसको पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में आप इसको एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इज दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगेन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा -1.282 इंटू 10 की पावर -18 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑयल ड्रॉप। ठीक, नेक्स्ट है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 50। इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली थिन foil of heavy atoms like gold, platinum, etc. have been bombarded by alpha particles. If the thin foil of light atoms like aluminum, etc. used, what is the difference would observed from the above result? ठीक है, तो देखो अगर हैवी एटम अगर हम लोग लेंगे जैसे गोल्ड वगैरह, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब, तो उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है और न्यूक्लियस उनका भारी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्या मिल जा रहा है, डेविएशन मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एल्युमिनियम का छोटा सा आइटम लेंगे ना, जिस छोटा सा एल्युमिनियम लेंगे जिसका एटॉमिक मास बहुत कम होता है 27, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत कम होंगे और वहाँ पे न्यूक्लियस की साइज़ बहुत छोटी होगी। तो उस केस में आपको जो डेविएशन मिल रहा है वो तो पहले ही आपको कम मिल रहा था, अब आपको और भी कम मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम लोग हैवियर आइटम चूज़ किए थे। ठीक, नेक्स्ट है 4.1 symbols BR7935 and BR79 can be written, whereas the symbol BR7935 and BR35 are not acceptable. Answer briefly। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड डाउन साइड में हमारा एटॉमिक नंबर होता है और टॉप साइड में हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। तो अगर मैं उसको उल्टा कर दूंगा तो सारा मीनिंग ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 79 ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर क्या है 35 है, तो इसको नीचे रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है एलिमेंट विथ मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7 मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, असाइन द एटॉमिक सिंबल। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रोटॉन कितने हैं x, मान लेते हैं प्रोटॉन कितने हैं x। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, x प्लस x इंटू 31.7 अपॉन 100, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 0.311 x, तो ये क्या हो जाएगा 1.311 x।
ठीक है, तो ये हो गया था नंबर एन एलिमेंट विथ मास। अब उसका, अब ये आपका टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो अब दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, x प्लस 1.311, x किसके बराबर होना चाहिए, 81 के, सॉरी 11 नहीं 17 है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 81 के। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.317 x इक्वल टू 81, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 81 डिवाइडेड बाई 2.317, ठीक है। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली x की वैल्यू आ जाएगी 35, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 35। तो यानी कि प्रोटॉन कितने हो गए, 35 हो गए। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1.317 न्यूट्रॉन आपके हो जाएंगे 46, ठीक है। और दोनों का सम देखिए कितना आ जाएगा, 81, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 42, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। एन आयन विथ मास नंबर 37 possesses 1 unit negative charge. If the ion contains 11% more neutron, ठीक है, then find the symbol of the ion, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, x, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.111x, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन x है और ये एक निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, x माइनस 1, ठीक, x माइनस 1, ठीक। अब मास नंबर कितना है, मास नंबर कितना है 37, और ये बराबर हुआ किसके, x प्लस, नहीं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, तो x माइनस 1 प्लस 1.11 x, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.11x माइनस 1 इक्वल टू 37। तो 2.11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 36, ठीक। तो 36 का डिवाइड करेंगे 2.11 से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली x की वैल्यू कितनी आ गई, 17, कितना आ गया x की वैल्यू 17, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 16, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है 16 है, ठीक है। तो 16 किसका एटॉमिक नंबर होता है, सल्फर का। 16 किसका एटॉमिक नंबर होता है, सल्फर का। तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, S1637, ठीक, ऐसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.44। An ion with mass number 56 contains 3 units of positive charge and 30.4% more neutrons than electrons। ना मास नंबर 56 है और 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, 30.4% न्यूट्रॉन, मोर न्यूट्रॉन है देन इलेक्ट्रॉन्स। असाइन द सिंबल ऑफ द आयन। अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मान लेते हैं, x, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 1.304x। अब ये कैटायन है, ये क्या है, कैटायन।
तो कैटायन में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज कितना है, 3, ठीक है। तो यह हो गया आपका। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1.304 x प्लस 3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 56, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू मिल जाएगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन, रेडिएशन एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल, रेडिएशन फ्रॉम FM रेडियो, कॉस्मिक रेज। तो अब इसको अरेंज करना है, तो मैंने इसका ऑर्डर बता रखा है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है कॉस्मिक रेज की, ठीक है। फिर होती है गामा, फिर होती है एक्सरेज, ठीक है। फिर होती है विजिबल, ठीक है। फिर होता है इंफ्रारेड, फिर होता है माइक्रोवेव, ठीक है। और फिर होता है रेडियो वेव, ठीक है। तो इसमें 4-5 दे रखे हैं, आप उनको शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, नाइट्रोजन लेजर produces a radiation of wavelength this nanometer. If the number of photons emitted is this, calculate the power of the laser, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो E इक्वल टू क्या होता है, NSC/λ, ठीक है, या N इंटू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻⁻⁹ जूल, ठीक। तो n की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना दे रखा है, 5.6 × 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 12400 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 3371 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी किसमें, जूल में, ठीक है। जो कि वो पर सेकेंड क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड्स इफ it emits strongly 616 nanometer, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ। C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 616 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रेडिएशन इन 30 सेकेंड। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, 30 सेकेंड, ठीक है। एनर्जी ऑफ क्वांटम मतलब एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, 12400 अपॉन 6160 एंगस्ट्रॉम, और ये किस में आ जाएगा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी जो है वो कितनी दी जा रही है, 2 जूल दी जा रही है, ठीक है। तो ये बराबर किसके होगा, नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं मुझे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 12400 अपॉन 6160 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, लेकिन ये लेफ्ट साइड में जूल में दिया है तो मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो इस पूरे को मैं सॉल्व कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 2.48 इन
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस सिग्नल्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द distant stars are generally weak. If the photon detector receives total of this joule from the radiation 600 nanometer, calculate the number of photons received from the detector. अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हमको कितनी एनर्जी मिल रही है, 3.15 इंटू 10⁻⁻18। अब ये बराबर होगा किसके, n मल्टीप्लाइड बाई 12400 अपॉन 6000, ठीक है। ये आपका किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो उसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं 10⁻⁻90, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगी 49। Lifetime of molecules in excited states are often measured by using pulsed radiation source of duration nearly in nanosecond range. If the radiation source has duration of 2 nanosecond, the number of photons emitted during the pulse source is 2.5 into 10 to the power 15. Calculate the energy of the सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है 2 नैनोसेकेंड, यानी 2 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब 1/2 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, यानी कि कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड या हर्ट्ज, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁸ हर्ट्ज, ठीक। तो ये आपको मिल गया क्या, फ्रीक्वेंसी मिल गई किसकी, एक फोटोन की, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मिल गया। अब टोटल नंबर ऑफ फोटोन आपको कितने दे रखे हैं, 2.5 इंटू 10⁻15। तो आपको नंबर ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी पता करना है। तो E इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी E इक्वल टू NH न्यू, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो N की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻15। H की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻34, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आई है, 5 इंटू 10⁸, ठीक है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 589 टू एंड 589.6 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो दोनों से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। मतलब 589 से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, C/589, ठीक है। और दूसरे से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ν1 ν2 कितना हो जाएगा, C/589.6, ये 10⁻⁻9, ये भी कितना हो जाएगा 10⁻⁻9, ठीक है। अब आपको एनर्जी निकालना है, आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो दोनों से रिलेटेड आपको फ्रीक्वेंसी मिल ही गया है ना, दोनों से रिलेटेड आपको फ्रीक्वेंसी मिल ही गया है। तो डेल्टा E कितना हो जाएगा, ठीक है, H ना जो भी आएगा आपका ν1 माइनस ν2, ठीक, आपको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। इसमें आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो अब पूछा गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वर्क फंक्शन इक्वल टू होता है 12400 अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू 12400 अपॉन वर्क फंक्शन। तो ये कितना हो जाएगा 12400 अपॉन ये 1.9, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये एंगस्ट्रॉम में आपको मिलेगा क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या मिलेगा आपको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी तो क्या कर देंगे, C/थ्रेशोल्ड वेवलेंथ,
ठीक है। तो जब एक बार आपको वर्क फंक्शन मिल गया, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी मिल गया। अब आपको पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। तो रेडियस उसका वेवलेंथ रेडिएशन कितना दे रखा है? 500 नैनोमीटर। तो हो जाएगा 12400 अपॉन 5000 एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, माइनस 1.9। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक। और एक बार काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है। तो ये यहाँ पे मास जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। वेलोसिटी जो है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये है आपका काइनेटिक एनर्जी जो आपने यहाँ से निकाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप उसको रखेंगे तो आप काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, यहाँ पे आप जो काइनेटिक एनर्जी रखेंगे वो जूल में रखेंगे। ठीक है। और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5.2। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 वेवलेंथ दे रखी है और तीनों के रिस्पेक्ट में आपको क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व इन द मेटल रेडिएटेड विद डिफरेंट वेवलेंथ, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। तो अब जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है Sc बाई लैम्डा माइनस Sc बाई लैम्डा नॉट। ठीक। तो अब आपको मान लीजिए पहला वाला डाटा लेते हैं। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी इक्वल टू, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी इक्वल टू Sc बाई लैम्डा, पहला लैम्डा कितना है? 500 इंटू 10 की पावर, या फिर इसको मैं थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 12400 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 5000 माइनस 12400 अपॉन लैम्डा नॉट की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी लेंगे वो जूल में होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है पहली वाली, इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो ये कितना बराबर कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 9.1 इंटू 2.55 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई और ये पूरा मिल गया आपको। ठीक। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? लैम्डा नॉट। ठीक है। या फिर अगर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है तो आप ये पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर? तो इसको आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल के अपना काम ख़त्म कर दीजिए, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5.3। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.35 वोल्ट। ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है? 0.35 वोल्ट। ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बराबर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई ई के। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल देने का बस इतना ही मतलब था। तो व्हेन द रेडिएशन इज यूज्ड कैलकुलेट द वर्क फंक्शन, बस हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू रेडिएशन आपको दे रखा है कितना? ये हो जाएगा 12400 अपॉन 2567 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक।
ओके, यहाँ रिपीट हो गया है 5353। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। इफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 पिकोमीटर स्ट्राइक्स एन एटम, ठीक है, and one of its inner bound electron is ejected out with velocity this, calculate the energy with which it is bound to the nucleus। ठीक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से निकला तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो पिकोमीटर में दे रखा है 150 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये होगा यानी कि 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, 12400 अपॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1.56 इंटू 10⁻19 जूल के। ठीक, तो अब आपको पूछा गया है कैलकुलेट द एनर्जी विद विच इट इज़ बाउंड टू द न्यूक्लियस, मतलब लिटरली आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्क फंक्शन पूछा जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गया, एनर्जी ऑफ फोटोन मिल गया, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ऐसा है। तो अब यहाँ पे दो तरीके हैं आपको, या तो जैसे मान लीजिए कि ये पहला वाला एनर्जी जूल में निकला, अब इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिए होते। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिए होते तो इसको जूल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऊपर वाले को जूल में निकाले हैं तो नीचे वाले को भी हमने जूल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो चाहे आप ये वैल्यू यूज करिए, चाहे आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए ना, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लीजिए, और ऊपर वाले को जब जूल में कन्वर्ट कर निकालने के बाद उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 1.6 इंटू 10⁻19 से वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको ये माइनस करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है एमिशन ट्रांजिशन इन पास्टन सीरीज एंड एट ऑर्बिट 3। ठीक है, एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट n एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज न्यू इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 1285 नैनोमीटर, फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है उस रेडिएशन का जो कि बाहर निकला है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1285 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक, और एक बार फ्रीक्वेंसी मिल गई तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दे रखा है 3.29 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप यहाँ से उठा के इसको रख दीजिए, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1285 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10⁻17, ये कितना हो जाएगा 10⁻2। ठीक है, तो लिटरली यहाँ पे हो जाएगा 300/1285। ठीक, अब आप इसको आप आसानी सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर पूछा है फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो पास्टन सीरीज जो होती है वो हमेशा किस में होती है,
इंफ्रारेड में। ठीक, नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द ट्रांस एमिशन transition if it starts from orbit having radius this and its ends at this। ठीक है, name the series to which this transition belongs and region of the spectrum। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि एटम एक्सप्लेन नहीं, डिटेल नहीं दिया है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, हाइड्रोजन मान लेता हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है 1.3225 नैनोमीटर, तो इसको ये क्या हो जाएगा, 13.225 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं, इसको 13.225 डिवाइडेड बाई 0.529, तो ये 25 आएगा। एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 25, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक, तो ये तो हो गई N1 की वैल्यू। ठीक, दूसरा आपको दे रखा है 2116 पिकोमीटर। ठीक है, तो जब इसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.116, यह आ जाएगा 2.116। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ, ये बराबर हो जाएगा 0.529 इंटू N2 का स्क्वायर। ठीक, N2 इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना, N2 का स्क्वायर इक्वल टू 2.116 डिवाइडेड बाई 0.529, 4 आ रहा है। ठीक है, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ट्रांजिशन मिल गया आपको कि 2 से वो कहाँ से मिल रहा है, स्टार्ट फ्रॉम हैविंग 5 to 2, तो 5 से 2 जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो किस सीरीज का हो गया, बामर सीरीज का। ठीक है, और उसका रीजन क्या होगा, विजिबल। ऐसे नेक्स्ट है 2.57 बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली लीड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली लीड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ्टन यूज्ड, जो भी है। ठीक है, लास्ट में ये क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। ठीक है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपल सा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, वेलोसिटी दे रखा है, मास आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। आप वैल्यू रख दीजिए 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 6। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए, वेवलेंथ आ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो दे रखा है कितना, 800 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो हमको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम इंटू लैम्डा। तो एच की वैल्यू कितनी है, 6.626
इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 kg मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 800 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज दिस कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। तो अगेन लैम्डा इज इक्वल टू h/mv सॉरी लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 द वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ ए प्रोटॉन मूविंग इन पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट इज दिस इफ द हॉकी बॉल of mass 0.1 kg is moving with this velocity calculate the wavelength associated with this velocity। ठीक है, तो हॉकी का आपको क्या निकालना है वेवलेंथ निकालना है। तो अगेन एच लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, h की वैल्यू पता है, m की वैल्यू दिया हुआ 0.1 kg, वेलोसिटी भी दे रखी है। क्लियर। अगला क्या है इफ़ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल्टा एक्स दे रखा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 0.002 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा पी निकालना है। ठीक है, सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग द वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेल्टा पी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4 पाई डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा h/4 पाई इंटू 0.002 इंटू 10⁻⁹ ठीक। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है h/4 पाई इंटू 0. नहीं, यहाँ पे ऊपर नहीं दे रखा है, नीचे दे रखा है। ये दे रखा है आपको 0.05 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है 0.002, यहाँ पे कितना दे रखा है 0.05। सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस, इज देयर एनी प्रॉब्लम डिफाइनिंग इन दिस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप मोमेंटम निकालेंगे, जो भी आपका मोमेंटम आएगा, ठीक है, वो इस वैल्यू से बहुत कम होगा। मतलब जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 0.002 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, डेल्टा पी आपको पता करना है। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा h/4 पाई डेल्टा एक्स। एच की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.002 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 2.637 इंटू 10⁻⁻23 जूल सेकेंड पर मीटर। ठीक, अब जो आपको मोमेंटम दे रखा है, आपको मोमेंटम कितना दे रखा है h/4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 इंटू 10⁻⁹। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.055 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है,
ये आपको मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये उसका एक्चुअल मोमेंटम दे रखा है, ये एरर दे रखा है। तो मतलब जितनी और एरर की वैल्यू मोमेंटम से ज़्यादा है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। एरर की वैल्यू जो हम होती है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब जो उतना आपका एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रहा है उसका कई गुना आपसे क्या हो जा रहा है, गलती हो जा रही है। मतलब जो आपने मोमेंटम निकाला है वो सही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज इफ एनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हैव सेम एनर्जी लिस्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले 1 का देखते हैं। 1 जो है वो 1 किस में आएगा, 4, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, तो मतलब ये किस में आएगा, 4D में। ठीक है, दूसरा वाला किस में आएगा, 3, 2, यानी कि ये आएगा 3D में। चौथा 4, 1, यानी कि 4P में। चौथा 3, 2, चौथा किस में है, 3, 2, ये किस में आएगा, 3, 2, यानी कि ये भी 3D में आएगा। ये 3, 1, 3P। ठीक है, ये किस में, 4, 1, 4 प्लस 4, 1 कितने में आएगा, ये 4P में। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज़ मिली। अब इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम एनर्जी होगी 3P की। ठीक है ना, और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको मैं मिटा, एक मिनट। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 3P है। ठीक है, और यानी कि 5वें की एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, 3P से ऊपर कौन होगा, 3D। तो 3D में कौन कौन है, 2 और 4, तो 2 और 4 की एनर्जी बराबर होगी। 3D से ऊपर कौन होगा, 3D से ऊपर कौन होगा, 4P। ठीक है, 4P कौन सा है, 6। ठीक, और 6 भी है और 3 भी है, 6 भी है और 3 भी है, 6 भी है और 3 भी है। तो 6 और 3 की एनर्जी बराबर होगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 1 की होगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, n+l के। तो n+l निकाल के भी आप कर सकते थे। ठीक है, हालांकि मैंने सीधा उसको नाम के टर्म में सॉल्व कर दिया है, ताकि आपको आप इसको n+l रूल से क्या कर सकें, रिलेट कर सकें। ठीक, या फिर आप जोड़ भी सकते थे ना कि यहाँ 4 + 2 कितना आ गया, 6, 3 + 2 5, 4 + 1 5। ठीक है, 3 + 2 5, 3 + 1 4, 4 + 1 5। ठीक है, तो 5वां जो है वो सबसे कम आएगा। अब उसके बाद 3 ऐसे हैं जो 5, 5, 5 हैं। तो इसमें 5, 5, 5 वाले में जो 2 और 4 हैं, 2 और 4 में n की वैल्यू 3 है, तो उनकी एनर्जी बराबर हो गई, 6 और 3 बराबर हो गई, फिर 1 ऐसे। ठीक, आगे है द ब्रोमीन एटम पॉजेस 35 इलेक्ट्रॉन, इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन इन 4p ऑर्बिटल। विच ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी लीस्ट। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये भी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल, विच इलेक्ट्रॉन विल इफेक्ट द मोस्ट न्यूक्लियर चार्ज, ये भी अगले चैप्टर में। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, क्रोमियम है, आयरन है और क्रिप्टॉन है। तो क्रिप्टॉन नोबल गैस है, इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉस्फोरस में क्या होता है, 3s2 3p3। ठीक है, अंदर वाले सारे भरे होंगे, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3। सिलिकॉन में जब आप करेंगे तो 3s2 3p2। ठीक है, अंदर वाले सारे भरे होंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। क्रोमियम में आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, 4s1 3d5 आता है, तो s में 1 इलेक्ट्रॉन खाली होगा, अनपेयर्ड होगा, और d में कितने होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, ये आएगा 4s2 3d6। तो 4s2 तो भरा हुआ है, 3d में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो भरा है, 4 ऐसे होंगे, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे।
अगला है 6-7, हाउ मेनी सब शेल्स आर एसोसिएटेड विथ n इक्वल टू 4। ठीक है, तो सब शेल्स की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है n के, तो सब शेल्स जो हैं वो 4 ही होंगी। ठीक है, कौन कौन सी होंगी? 0 1 2 3, यानी कि SPDF। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन सब शेल्स हैविंग MS इक्वल टू -12 फॉर n इक्वल टू 4, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर कितना होना चाहिए? -12 होना चाहिए। ठीक है, -12 होना चाहिए n इक्वल टू 4 में। तो अब आपके पास S है, P है, D है और F है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब सब में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा है जिसमें उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो? -12 हो। तो जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6, इसमें ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो टोटल आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे चौथे में, और उसमें से 16 क्या होंगे? +12 वाले और 16 -12 वाले। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन सारे